संगीत बजने लगा और स्क्रीन पर एक चमकती हुई घोषणा हुई। बिटकॉइन आसमान छू रहा है। 0.016 से 74.70 तक अभूतपूर्व उछाल। अमन की आंखें चौड़ी हो गई। क्या? उसका सिर आगे की ओर उठा। वास्तव में, देवियों और सज्जनों, बिटकॉइन के पहले के पतन के बावजूद एक अप्रत्याशित और अभूतपूर्व विकास हुआ है। बिटकॉइन वो हिचकिचाई, मानो खुद शब्दों पर विश्वास करने के लिए संघर्ष कर रही हो। 0.016 से 74.70 तक आसमान छू गया है। 4,50,000% की चौंकाने वाली वृद्धि। अमन ने पलकें झपकाई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। बरखा अभी खत्म नहीं हुई थी। ये अब तक के सबसे आश्चर्यजनक बाजार उलटफेरों में से एक है। विशेषज्ञ इसे निवेश के इतिहास में सबसे अप्रत्याशित उछाल बता रहे हैं। बिजनेस एवरीडे पर हम लोग भी आपकी तरह ही हैरान हैं। उसने हार मानकर अपना मुंह सिकोड़ लिया। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। अमन अचानक खड़ा हो गया। उसके कंधे पर बैठी महिला अचानक सीधी हुई। नहीं, 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 ये क्या है? अभी क्या हो रहा है? उसकी नजरें टीवी पर घूम गई और उसकी पकड़ शीशे पर कस गई। इस बीच उसका फोन मेज पर जोर से हिल रहा था। उस रात क्रिप्टो ट्रैकर की टिप्पणियां एक बार फिर फूट पड़ी। मिस्टर मनीमेकर, हे भगवान, बिटकॉइन तो चांद पर पहुंच गया। KKRT, मुझे यकीन नहीं हो रहा। काश हम पीछे हटते। रयांग गस्ट, ये सच नहीं हो सकता। बताओ, ये सच नहीं है। मैंने अनुमानित गिरावट की वजह से पैसे निकाले। बीजवैक्स, हमारे साथ धोखा हुआ। जिसने भी बेचा, उसके साथ धोखा हुआ। अमन ने कमेंट्स देखे। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आंखें कांप रही थी। फिर उसे हैरानी हुई जब उसने देखा कि लोग उसकी पिछली कमेंट के नीचे कमेंट कर रहे हैं। यहां तक कि उसे मैसेज भी भेज रहे हैं। स्कॉटिश पांडा, कमीने, तुमने हमें बेचने को कहा था। भाई, तुमने कहा था कि बिटकॉइन खत्म हो रहा है। मैंने तुम्हारी सलाह मान ली। ये क्या बकवास है? बिजनेस एवरीडे हमें ये खबर ऐसे दे रहा है जैसे उन्होंने हम सबको पैसे निकालने और एक बड़ी बढ़त से चूकने पर मजबूर नहीं किया हो। ये मत सोचना कि मैं तुम्हें भी भूल गया हूं। स्कॉटिश पांडा। अमन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बस यही सोच रहा था, नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं हो सकता। कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ये तो बस किस्मत थी। कोई भी ये नहीं देख सकता था। कोई भी। लेकिन रुको, फगलीड कलिंग। चूंकि उस रहस्यमयी निवेशक ने अभी तक अपना पैसा नहीं निकाला था। क्या इसका मतलब था? बस एक नया नोटिफिकेशन। उसने अपने फोन की तरफ देखा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। फगलीड कलिंग ने 69,30,000 रुपए के निवेश में से अभी अभी कुल 7,66,31,044 रुपए निकाले हैं। वो अब क्रिप्टो ट्रैकर का इन्वेस्टर ऑफ द वीक है। अमन की नजर उस संख्या पर पड़ गई। 7,66,00,000, लगभग 8 करोड़। बिटकॉइन के इतिहास में सबसे बड़ी निकासी। और ये उसी आदमी ने की थी जिसका कुछ मिनट पहले सब मजाक उड़ा रहे थे। यूनो रिवर्सी। एक टिप्पणी में कई हंसने और रोने वाले इमोजी थे। क्या भाई ने हम पर यह सब मेरी योजना का हिस्सा है वाला नाटक किया है? एजेंट टाइप निवेशक। उसे कैसे पता चला? वो अकेला बड़ा निवेशक था जो रुका रहा। भाई, मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। मुझे भी अपने तरीके सिखाओ। डकलिंग भगवान है। कृपया DM चेक करो सर। हमने उसे बेवकूफ कहा था, लेकिन यह आदमी असल में वही है। अमन और भी निराश और अविश्वास में डूब गया। उसके फॉलोअर्स एक बार फिर तेजी से घट रहे थे और फगलीड कलिंग के फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। उसके हाथ गुस्से से मुट्ठियों में बंध गए। ये आदमी, ये रहस्यमयी इंसान, उन्हें कैसे पता चला? क्या वो भाग्यशाली था? वो क्रैश के बाद भी अपना निवेश बनाए रखने वाला सबसे बड़ा निवेशक था। उसने इतनी बड़ी तेजी की भविष्यवाणी कैसे की होगी? वो अस्वस्थ तरीके से और भी ज्यादा कमेंट स्क्रॉल करता रहा।
लोगों को इस रहस्यमयी व्यक्तित्व की प्रशंसा करते और उसके आगे झुकते हुए देखता रहा। उसे जो ध्यान मिल रहा था वो बहुत गुस्सा दिलाने वाला था। ये आदमी उसकी जगह ले रहा था और उसने अपने पहले ही निवेश में बिटकॉइन के इतिहास में सबसे बड़ी निकासी कर ली थी। क्या इसका मतलब यह था कि वो उससे बेहतर था? नहीं, उससे बेहतर निवेशक कोई नहीं। अमन शर्मा ने दांत पीस लिए। उसने ऐसा होने नहीं दिया। अगर इस फगली डकलिंग को लगता था कि वो आकर सर्वश्रेष्ठ निवेशक का खिताब छीन सकता है, तो उसके लिए एक और बात तय थी। इसे साबित करने के लिए उसे ढूंढना ही था। उसे चुनौती देनी थी। उसे हराना ही था। 41, 40। कबीर सिन्हा गिनती गिनते हुए बड़बड़ाया। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, जो उसके नीचे लकड़ी के फर्श पर गिर रहा था। उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थी। मांसपेशियों में जलन हो रही थी, लेकिन वो लगा रहा। निवेशकों के कई पहलू होते हैं। उनमें से एक था एक नियमित दिनचर्या, और चूंकि कबीर ने तय कर लिया था कि पुशअप्स एक नियमित दिनचर्या होगी, इसलिए वो उस दिनचर्या को बनाए रखने पर अड़ा था। कमरा शांत था, सिवाय उसकी सांसों की स्थिर लयबद्ध आवाजों और हर पुशअप के साथ उसके होठों से निकलने वाली धीमी घुरघुराहट के। उसका शरीर एक मशीन की तरह था, जो जमीन पर शक्तिशाली नियंत्रित गति से धक्का दे रहा था। 47, 48। उसके दांत भींच गए। उसका शरीर उसे रुकने के लिए चीख रहा था, लेकिन उसका मन सुनने को तैयार नहीं था। 49, एक आखिरी धक्का। 50। जैसे ही वो उस नंबर पर पहुंचा, उसने एक जोरदार कराह भरी, जिससे उसका शरीर कुछ पल के लिए ढह गया। उसकी सांसें फूलने लगी और उसकी छाती धड़क रही थी। फिर वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपनी मेज की कुर्सी पर टंगे तौलिए को उठाया। शीशे की ओर मुड़ने से पहले उसने उसे अपने गीले चेहरे और गर्दन पर घिसा। उसे घूर रहा प्रतिबिंब उस आदमी से बिल्कुल अलग था, जिसे वह पहले जानता था। उसने सिर्फ भूरे रंग की सूती शॉर्ट्स पहनी हुई थी, इसलिए उसका सुडौल शरीर पूरी तरह से खुला हुआ था। उसके कंधे अब चौड़े हो गए थे। उसकी मांसपेशियां ज्यादा उभरी हुई थी। उसकी बाहें, जो कभी दुबली थी, अब एक ठोस सुडौल आकार ले चुकी थी। उसके बाइसेप्स और फोरआर्म्स में पहले से ज्यादा ताकत थी। उसकी छाती सख्त हो गई थी। उसकी त्वचा के नीचे उसके पेट की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। यहां तक कि उसका आसन भी बदल गया था। वो कम झुका हुआ, ज्यादा सीधा खड़ा था और किसी उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति की तरह लग रहा था। वो ज्यादा समय से ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन उसकी प्रगति निर्विवाद थी। कबीर ने तौलिया एक तरफ फेंकते हुए सांस छोड़ी। सिस्टम ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। उसने मुझे अपना कमरा साफ करने के लिए भी नहीं कहा था। लेकिन एक निवेशक होने के साथ बहुत सी चीजें जुड़ी होती हैं, और उनमें जिम्मेदारी का एहसास भी शामिल है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरा सारा ध्यान सिर्फ पैसा कमाने पर लगा हुआ था, लेकिन जिम्मेदार होने की वजह से मैं बेहतर फैसले ले पाया और ज्यादा परिपक्व व्यवहार कर पाया। उसने अपने प्रतिबिंब को गहराई से देखा, अपने जबड़े की जकड़न और चेहरे की कोमलता देखी। एक समय जब मुझे इसका एहसास भी नहीं था, जिम्मेदारी मेरे जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी आ गई। साफ सुथरा माहौल बनाए रखना, अपने समय का समझदारी से प्रबंधन करना, अपने शरीर का ध्यान रखना। मैं पहले कभी ऐसा नहीं था, न 21 साल की उम्र में और न ही 31 साल की उम्र में। उस समय मैं शायद ही कभी व्यायाम करता था। बुनियादी चीजों के अलावा खुद को संवारने की जरा भी परवाह नहीं करता था। मुझे अपने रूप रंग की परवाह नहीं थी। जब तक मैं ठीक ठाक दिखता था, सब ठीक था। वो सीधा खड़ा हुआ और अपने बालों में हाथ फेरा। लेकिन अब ये अलग है। शायद इसलिए कि मैं तकनीकी रूप से उस शरीर से बूढ़ा हो गया हूं जिसमें मैं अभी रह रहा हूं।
लेकिन मैं कुछ और भी महसूस करता हूं। एक तरह की प्रेरणा, एक अनुशासन की भावना जिसके बारे में मुझे पहले पता ही नहीं था। कबीर जानता था कि यह सिस्टम का प्रभाव था। इसने उसे नया रूप दिया था, उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में ढाल दिया था जिसे वो मुश्किल से पहचान पाता था, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से। सिस्टम ने कहा था कि मुझे एक छवि बनाए रखनी होगी। ये उसका एक हिस्सा है। मैं चाहूंगा कि वो छवि वास्तविक हो, न कि सिर्फ दिखावा। उसने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा जीवन पूरी तरह से एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ शक्तिशाली एआई के हाथों में होगा। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं? इसकी परवाह करना बेकार था, क्योंकि सच्चाई तो यही थी। वो आभारी था। निवेशक प्रणाली ने उसे बिल्कुल अलग इंसान बना दिया था। एक जिद्दी इंसान और एक बस। उसका फोन मेज पर कंपन कर रहा था। एक अमीर आदमी। कबीर ने उसे उठाया और स्क्रीन अनलॉक कर दी। नोटिफिकेशन बार संदेशों और अलर्ट से भर गया था। ज्यादातर अभी भी क्रिप्टो ट्रैकर से आ रहे थे। सभी उस सुबह बाजार में आई भारी बिटकॉइन निकासी के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसने आ भरी। लगता है वे अब भी इस बात से उत्साहित है। आश्चर्य की बात नहीं, इतनी बड़ी निकासी लोग रोज नहीं देखते थे। सच में मैं भाग्यशाली हूं कि किसी को पता नहीं चला कि मैं हूं, उसने सोचा। अगर पता चल जाता? उसने सिर हिलाते हुए उपहास किया। मेरे दरवाजे पर प्रेस वालों का तांता लग जाता। लोग मेरे इनबॉक्स को संदेशों से भर देते। और फोन भी। उसके होंठ थोड़े से सिकुड़ गए। मुझे मैसेज और कॉल से नफरत है। फोन रखकर उसने अपना ध्यान कहीं और लगा दिया। सिस्टम, वो बुदबुदाया, बिटकॉइन निवेश विंडो खोलो। उसके सामने पारदर्शी बैंगनी रंग का पैनल प्रकट हुआ, जिस पर चमकते सफेद अक्षर थे। बिटकॉइन निवेश विंडो। वर्तमान मूल्य 74.7 BTC। भविष्य में मूल्य 50,000 BTC। वृद्धि जनवरी 2011 बड़ी वृद्धि 498 BTC। अप्रैल 2011 मामूली वृद्धि 747 BTC। जून 2011 बड़ी वृद्धि 571 BTC। एक वर्ष से अधिक समय तक और वृद्धि देखने के लिए टैप करें। गिरावट मार्च 2011 मामूली गिरावट 356 BTC। अगस्त 2011 बड़ी गिरावट 166 BTC। एक वर्ष से अधिक समय तक और गिरावट देखने के लिए टैप करें। वर्ष आपका निवेश निवेशित 68,07,000। लाभ 7 66 31 044। कबीर ने धीरे से सांस छोड़ी और आंकड़ों को घूरने लगा। लगभग 8 करोड़, उसने सोचा। इसका एक हिस्सा यकीन करना मुश्किल था। और जैसे ही इसका वजन उस पर पड़ा, ये उसकी छाती से दब गया। वो इसे लेकर पूरी तरह से खुश था। लेकिन वो न तो उछला, न चिल्लाया और न ही बेतहाशा और खुशी से हंसा जितना वो चाहता था। इसके बजाय वो बस डेस्क की तरफ चला गया और अपने हाथों को सतह पर टिकाकर अपना सिर नीचे कर लिया। ये सच है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास इतना पैसा है। ये सच में सच है। मेरा मतलब है, मुझे पता था कि ये सच है, लेकिन मेरे बैंक खाते में ये पैसा देखकर। उसने फिर से अपना फोन उठाया और अपने पर्सनल वॉलेट अकाउंट में पैसे देखे। ये बहुत ही रोमांचक एहसास है। मैं करोड़पति हूं। फिर वो मुड़ा, सीधा खड़ा हुआ और अपनी ठुड्डी पर सोचती हुई उंगली रखी। अभी नहीं, लेकिन हॉलोवे को आज उन 2 इलाजों के लिए पैसे भेजने चाहिए जो मैंने उसे 2 हफ्ते पहले दिए थे। डॉक्टर गिरीश के लाख समझाने के बावजूद मैंने आखिरकार 2 हफ्ते पहले मां को हॉलोवे के अस्पताल में भर्ती कराया और मैंने उन्हें इलाज भी दिया। आज भुगतान का तय दिन है। कबीर ने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि आज बिटकॉइन में तेजी का दिन था। मतलब, जैसे ही डॉक्टर हॉलोवे पैसे भेजेंगे। डिंग। सिस्टम इंटरफेस पर एक सूचना दिखाई दी।
आपको डॉक्टर लोकेश होलोवे से 2 करोड़ 49 लाख रुपए का धन हस्तांतरण प्राप्त हुआ है। डिंग। आपको डॉक्टर लोकेश होलोवे से 4 करोड़ 73 लाख 55 हजार रुपए का मनी ट्रांसफर मिला है। कबीर मुस्कुराया। आखिरकार वो खर्च करना शुरू कर सका। खर्च करने की संभावना जितनी भी रोमांचक थी, कबीर के पास अब सिस्टम था और इसी वजह से वो फिजूल खर्ची से बचने लगा था, कम से कम अपनी दौलत के शुरुआती दौर में तो। फिलहाल उसे सिर्फ जरूरी चीजों पर ही खर्च करना था। वो अपनी रसोई की मेज पर हाथ जोड़े बैठा सामने रखी लकड़ी की सतह को घूर रहा था। सिस्टम इंटरफेस उसके सामने तैर रहा था। स्क्रीन अभी भी ताजा बैंक अलर्ट से जगमगा रही थी। बिटकॉइन से हुए मुनाफे को मिलाकर यह कुल 79 करोड़ रुपए था। तो अगला कदम क्या था? सबसे पहले उसने अपने कर्ज चुकाने के लिए 2 करोड़ 33 लाख 20 हजार रुपए अलग रखे। कबीर कभी नहीं भूला था कि यह कितना जरूरी था। अगर वो भूल भी गया होता तो भी सिस्टम उसे याद दिलाने के लिए हमेशा मौजूद रहता था। कृपया कर्ज लेने से बचे या सिस्टम रिमाइंडर। रेड फैंग एसोसिएशन के साथ अब आप 3.5 हफ्ते से कर्ज में हैं। बस कुछ ही दिन बचे हैं। रेड फैंग ने उसे पैसे भेजने के लिए कोई खाता या बटुआ नहीं दिया था, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सरकार उनके कारोबार पर नजर रखे। इसलिए उसे पैसे खुद चुकाने होंगे, ठीक वैसे ही जैसे उधार लिया गया था। सिस्टम, तारीख नोट कर लो, 29 अगस्त। उसी दिन मैं रेड फैंग को पैसे चुकाऊंगा। उधार लेने के ठीक 1 महीने बाद 29 अगस्त नोट कर लिया गया है। आपकी समयनिष्ठा और तैयारी को नोट कर लिया गया है। आपने कैरेक्टर बोनस अर्जित किया है। कबीर ने भौहें चढ़ाई, नोटिफिकेशन देखकर थोड़ा हैरान। शुक्रिया, वो बुदबुदाया। अब वापस इस पर आते हैं। मेरा पहला खर्च क्या होना चाहिए? उसकी नजर उठी और उसने तंग रसोई पर नजर दौड़ाई। दीवारों का रंग फीका पड़ने लगा था, कोनों से उखड़ रहा था जहां खाना पकाने से बरसों की भाप जम गई थी। अलमारियां थोड़ी टूटी हुई थी, हैंडल ढीले थे। जिस मेज पर वो बैठता था, अगर वो ज्यादा दबाव डालता तो वो हल्की सी हिलती थी। अरे बाप रे, उसने गाली दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा करूंगा। उसे ये घर बहुत पसंद था। सचमुच, जितना कोई भी उस इमारत से प्यार करेगा जिसने उसके बचपन की सारी यादें संजोई थी, अच्छी और बुरी दोनों। लेकिन सच कहूं तो अपने पुराने जमाने में भी वो इस जगह को पहले ही छोड़ चुका था। उसने रहने के लिए एक सस्ता अपार्टमेंट ढूंढ लिया था और वहां सालों तक रहा था। उसके और लीला के रिश्ते में गंभीरता आने और एक पेंट हाउस किराए पर लेने से पहले बात यह थी कि उसकी मां के बीमार पड़ने और उसकी मृत्यु के बाद उसके चाचा ने उन सबको धोखा देकर घर बेच दिया था, जबकि वो उसकी मां के नाम पर था। उसने कबीर को इसका बहुत कम हिस्सा दिया था और चूंकि उस समय उसकी उम्र लगभग 21 साल थी, कबीर को समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे लड़े। यही वो पैसे थे जिनसे उसने अपार्टमेंट किराए पर लिया था। अरे, वो मुश्किल दौर था। कबीर ने अपना सिर झुकाया और आंखें भींच ली। उन यादों को दूर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसने खुद से कहा, इस बार ऐसा दोबारा नहीं होगा। जब तक मेरे पास सिस्टम है तब तक नहीं। जब तक मुझे वो सब पता है जो मैं जानता हूं, तब तक नहीं। वो तेजी से सांस छोड़ते हुए पीछे झुक गया। वो इस घर की तब तक रक्षा करेगा जब तक उसकी मां ठीक नहीं हो जाती और खुद तय नहीं कर लेती कि उसे इसके साथ क्या करना है। ये चुनाव सिर्फ उसका था, लेकिन इसे रखने का मतलब इसमें रहना नहीं था। उसने फिर से चारों ओर देखा। छोटी छोटी घुटन भरी दीवारों, मंद रोशनी। लिविंग रूम के उस सोफे को देखा जिसके कपड़े में स्प्रिंग लगे हुए थे। हालांकि उसने जगह साफ रखी थी, फिर भी वो पुरानी और अतीत से दागदार लग रही थी। वो अपनी मां को उसी जगह वापस नहीं ले जाना चाहता था जहां वो लगभग मर ही गई थी। नहीं, वो इससे बेहतर की हकदार थी। आखिरकार वो उसकी मां थी।
उसके कमाए पैसों का आनंद लेने की हकदार एकमात्र महिला। कबीर खड़ा हुआ, जेबों में हाथ डाला और एक निर्णायक आह भरी। अब समय आ गया है कि मैं अपनी रहने की स्थिति सुधार लूं। कबीर एक साफ सुथरी पीली टैक्सी से बाहर निकला और अपनी साधारण काली कमीज का कफ ठीक किया। उसने अपने पूरे पहनावे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उसने अभी तक खुद को एक निवेशक के रूप में प्रकट नहीं किया था। इसलिए रुतबा बनाए रखने के लिए ज्यादा दिखावटी कपड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए उसने गहरे बाजू वाली बटनअप कमीज, गहरे नीले रंग की जीन्स और साफ काले जूते पहने थे। वो शहर की सबसे बड़ी लग्जरी रियल एस्टेट फर्मों में से एक, वाधवा रियल्टी सुझाया गया भारतीय नाम, पहुंच गया था। डिंग। इनसाइड प्रोटोकॉल पूरा। वाधवा रियल्टी की जानकारी इस प्रकार है। अनुमानित कुल संपत्ति 10,790 रुपए करोड़। प्राथमिक आय उच्च स्तरीय रियल एस्टेट बिक्री, लग्जरी प्रॉपर्टी प्रबंधन, वाणिज्यिक लीजिंग, रियल एस्टेट निवेश फंड। मालिक सत्येंद्र वाधवा सुझाया गया भारतीय नाम। प्रसिद्ध विशिष्ट उच्च मूल्य वाली संपत्तियां, विशिष्ट ग्राहक, गोपनीय हाई प्रोफाइल लेन देन, असाधारण ग्राहक सेवा। सार्वजनिक स्वागत। रणनीति चुनिंदा ग्राहकों की स्क्रीनिंग के माध्यम से प्रतिष्ठा बनाए रखना, लाभ को अधिकतम करने के लिए आक्रामक तरीके से बातचीत करना, धनी निवेशकों और डेवलपर्स के साथ संबंध बनाना, त्वरित बिक्री की तुलना में उच्च कमीशन को प्राथमिकता देना, सिस्टम की सलाह, प्रीमियम रियल एस्टेट हासिल करने के लिए मूल्यवान। उनके मुनाफे केंद्रित रवैये का ध्यान रखें। बातचीत और लाभ उठाना ही सबसे जरूरी होगा। ये बात ध्यान में रखते हुए कबीर इमारत में दाखिल हुआ। इमारत अपने आप में वैभव से भरपूर थी। ये अपने समय के हिसाब से काफी आधुनिक लग रही थी। कांच और पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श, ऊंची छतें और बेहद बारीकी से सजा हुआ चिकना फर्नीचर। हवा में ताजी कॉफी और महंगे कोलोन की हल्की सी खुशबू थी। अंदर रिसेप्शन एरिया में चहल पहल थी। अच्छे कपड़े पहने एजेंट कांच की मेजों के पीछे बैठे थे, फोन पर बात कर रहे थे या प्रॉपर्टी के मोटे मोटे पोर्टफोलियो देख रहे थे। कुछ संभावित खरीदार आलीशान चमड़े की सीटों पर आराम से बैठे थे और अपने अपॉइंटमेंट का इंतजार करते हुए मुफ्त पेय का आनंद ले रहे थे। जैसे ही कबीर अंदर आया, लोगों ने उसे तुरंत उत्सुकता भरी नजरों से देखा। ये तो होना ही था, क्योंकि कबीर जवान था। इन दरवाजों से आने वाले आम ग्राहकों से कहीं ज्यादा जवान। कुछ एजेंट विनम्रता से मुस्कुराते रहे, फिर जल्दी से नजरें फेर ली, ये सोचकर कि वो कहीं खो गया है या किसी और के साथ आया है। उन्हें नजरअंदाज करते हुए वो सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया, हालांकि उसे अभी भी संदेह का भाव महसूस हो रहा था। शुरू में तो ये थोड़ा सा ही था। रिसेप्शनिस्ट ने उसे एक बार तेजी से देखा और फिर अपने कंप्यूटर पर वापस चली गई। दूसरे एजेंट, जो सलीके से कपड़े पहने अधेड़ उम्र का आदमी था, ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने भी यही मान लिया कि वो लड़का किसी और के साथ होगा। अनदेखा करते हुए कबीर 30 के दशक के अंत में एक महिला के डेस्क की ओर बढ़ा। उसके गहरे सुनहरे बाल बड़े करीने से बन में बंधे थे। वो उस समय एक चौड़े कंधों वाले अधेड़ उम्र के आदमी से बात कर रही थी, जिसने एक महंगा लेकिन थोड़ा पुराना सूट पहना हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर एक अहंकार था, जो किसी ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास दिखा रहा था जो अपनी मनचाही चीज पाने का आदी हो। कबीर को जहां तक समझ आ रहा था, वो एक घर खरीदने की कोशिश कर रहा था और वो एक खास घर पर बहुत जिद कर रहा था। कबीर ने अपनी गर्दन थोड़ी ऊपर करके उस इमारत की तरफ देखा जिसे वो खरीदना चाहता था। उसकी नजर सामने रखे कागजों पर पड़ी। कीमत साफ दिखाई दे रही थी। 30,000,000। ये तो बहुत महंगा है, उसने सोचा। उसकी नजर उस घर पर पड़ी और फिर उसे तुरंत समझ आ गया कि क्यों। ये एक आधुनिक आलीशान घर था, विशाल, सुंदर, उत्तम, लेकिन
ये आदमी 8 करोड़ 30 लाख रुपए की कीमत पर जाने को तैयार नहीं लग रहा था। पहले उसने 4 करोड़ 98 लाख रुपए कहा, फिर 5 करोड़ 81 लाख रुपए, फिर मैं तुम्हें 6 करोड़ 64 लाख रुपए दूंगा। उसने मेज पर झुकते हुए सहजता से कहा। चलो खुद को बेवकूफ न बनाए। ये बाजार प्रतिस्पर्धी है, लेकिन इतना प्रतिस्पर्धी नहीं। कोई भी एक बार में 8 रुपए 30 पैसे करोड़ नकद नहीं दे रहा है। कबीर के होंठ सिकुड़ गए। एजेंट, जो उस आदमी को यह समझाने की कोशिश करते करते थक गया था कि ऐसी संपत्ति की कीमत तय होती है, ने गहरी सांस ली। प्लीज सर, मैं तय कीमत से कम नहीं दे सकता। ये मेरा काम है। उस आदमी ने हाथ हिलाकर उसे चुप कराते हुए घुरघुराहट की। देखो औरत, ये ऐसे ही होगा। मैं पूरी कीमत लूंगा। खामोशी। उस आदमी और एजेंट ने भौहें सिकोड़ ली, ये सोचकर कि कहीं उन्होंने गलत तो नहीं सुना। ये किसने कहा? एजेंट ने सूट पहने आदमी के पीछे देखा, जो फिर मुड़ा और भौहें चढ़ा ली, इससे पहले कि उसकी नजर कबीर के जवान चेहरे पर पड़ी। फिर वो जोर से हंस पड़ा। ये एक बहुत ही शालीन हंसी थी, जो उसके सीने से गड़गड़ाहट के साथ निकल रही थी। बेटी, ये कोई स्नीकर की दुकान नहीं है। हम रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं। क्या तुम्हें एस्क्रो का मतलब ही पता है? कबीर ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। क्या तुम? उस आदमी की मुस्कुराहट थोड़ी धीमी हो गई। सुनो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन सा खेल खेल रहे हो, लेकिन ये करोड़पति बनने की चाह रखने वालों का खेल का मैदान नहीं है। अब दफा हो जाओ और मुझे अपना काम करने दो। कबीर ने उस आलीशान आदमी को घूरा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा। फिर वो महिला एजेंट की ओर मुड़ा। क्या तुम मुझे ये संपत्ति बेचोगी? 8 रुपए 30 पैसे करोड़। उस महिला ने बोलने के लिए अपने होंठ खोलने की कोशिश की, अपनी नजर उस आदमी और कबीर के बीच घुमाते हुए। बस। कबीर ने अपने हाथ जेबों में और गहरे डाल लिए। एस्क्रो एक संविदात्मक व्यवस्था है, जहां धन या संपत्ति पक्षों के समझौते से एक स्वतंत्र एजेंट द्वारा ट्रस्ट में रखी जाती है, जिसे संबंधित पक्ष को तभी जारी किया जा सकता है जब कुछ संविदात्मक शर्तें पूरी हो जाएं। सरसरी निगाह डालने पर एक कॉन्ट्रैक्ट का शीर्षक दिखा, शर्मा ग्रुप और वाधवा रियल्टी। उसकी भौहें थोड़ी ऊपर उठ गई। उसने देखा कि वो अपने पिता की कंपनी की प्रतिनिधि के तौर पर इस रियल एस्टेट कंपनी के सीईओ के साथ एक डील पूरी करने आई थी। वो अपने पिता की कंपनी की प्रतिनिधि के तौर पर आई थी। बारीक अक्षरों पर सरसरी निगाह डालते ही उसकी नजरें तेज हो गई। देखने में तो ये एक विज्ञापन डील लग रही थी। तो लीला को विज्ञापन विभाग में पदावनत कर दिया गया था अपने ही पिता ने। ये एहसास कड़वा, मजेदार लेकिन दयनीय भी था। उसके पिछले जन्म में लीला को एक कार्यकारी पद भी मिला था और उसे अपने पिता के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था। उसने सोचा कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने वही किया था जो राघव चाहता था, उसे काबू में रखना, ताकि वे और भी वित्तीय सफलताएं हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल करते रहें। लेकिन अब जब उसने ये सब खत्म कर दिया था, तो वो मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पर बातचीत करने के लिए छोड़ दी गई थी। निश्चित रूप से ये राघव का लीला को सजा देने का तरीका था, या ये एक परीक्षा थी? कबीर को यकीन नहीं था, लेकिन जो भी हो, ये साफ था कि उसकी हैसियत कमजोर हो गई थी। लीला की आवाज खामोशी को चीरती हुई एक बार फिर उसका नाम पुकारने लगी। कबीर। उसके लहजे में अविश्वास तो था ही, साथ ही चोट, हताशा और उलझन जैसी और भी गहरी भावनाएं भी थी। उसने हिचकिचाते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। उसके चेहरे को ऐसे देखा जैसे ये पक्का करने की कोशिश कर रही हो कि वो असली है। कबीर लगभग पहचान में नहीं आ रहा था। न सिर्फ उसका चेहरा, बल्कि उसके कपड़े भी इस्त्री किए हुए थे। उसकी मुद्रा में और भी मजबूती थी, और उसने आखिरकार अपने बालों में कंघी करना सीख लिया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। फिर और जोर देकर, तुम मेरे फोन क्यों नहीं उठा रहे हो?
मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। कबीर, मैं एक बार तुमसे मिलने भी आई थी। मैंने तुम्हारा दरवाजा खटखटाया था। कबीर, और मुझे ये मत बताना कि तुम घर पर नहीं थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम घर पर हो। उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई और आगे बोलने से पहले उसने कुछ निगल लिया। लेकिन तुमने तो मुझे अनदेखा ही कर दिया। तुम इतने ठंडे रहे हो, इतने बुरे। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे ये सब झेलना पड़ा? कबीर का जबड़ा एक बार फिर कस गया और उसने अपना चेहरा जितना हो सके उतना नरम रखा। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें नहीं बताया? लीला ने पलकें झपकाई। बताओ क्या? उसके होंठ बेरुखी से मुड़ गए, मानो वो इस बातचीत से बचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। मैंने कंपनी से इस्तीफा क्यों दिया? उसने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे सब कुछ पता है। वो सख्त हो गई। उसके चेहरे पर उलझन छा गई। कबीर की आवाज पहले जैसी ही स्थिर रही। मेरा जीपीए, मेरे परीक्षा परिणाम, मेरा सीपीए देखने के बाद तुम्हारे पापा को पता चल गया कि मेरे साथ उन्हें बड़ी कामयाबी मिल गई है। एक नया युवा ग्रेजुएट जिसका वो इस्तेमाल कर सकते थे और जिससे पैसा निकाल सकते थे। उन्हें बस मुझे कैसे रखना है इसकी जरूरत थी, ताकि मैं छोड़कर न जाऊं। जब उसे पता चला कि मैं तुम्हें डेट पर जाने के लिए कह रही हूं, तो ये सबसे अच्छा मौका था और इसलिए आखिरकार वो तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाने देने के लिए मान गया। इस तरह तुम मुझे काबू में रख सकोगी, मुझे खुश रख सकोगी, मुझे उसका साथ छोड़ने से रोक सकोगी। उसने अपनी बात शांत होने दी। फिर उसकी नजर उस पर पड़ी। तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी, मुझे बरगला रही थी। लीला एकदम सन्न रह गई। उसकी उंगलियां कागजों पर कस गई। उसकी सांसें धीमी हो गई। कैसे? कैसे? उसे ये कैसे पता चल सकता था? वो बातचीत सालों पहले हुई थी, सिर्फ उसके और उसके पिता के साथ, बंद दरवाजों के पीछे। वहां कोई और नहीं था और उसने कभी किसी को इसके बारे में एक शब्द भी नहीं बताया था। ये जरूर एक धोखा था। उसे पता चलने का कोई रास्ता नहीं था। वो जरूर अनुमान लगा रहा था और किसी तरह सही अनुमान लगा पाया। लीला ने खुद को सांस लेने के लिए मजबूर किया। फिर उसने उसकी आंखों में सीधे देखा और झूठ बोल दिया। ये सच नहीं है, उसने कहा। उसके अंदर की उथल पुथल के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। कबीर, बेशक मेरे पिता हमारे रिश्ते को लेकर बहुत सजग हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। हम इतने लंबे समय से दोस्त हैं। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे साथ तो बिल्कुल नहीं। धत, ये व्यक्ति तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहा है। कबीर ने सिस्टम के नोटिफिकेशन पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। उसे इसकी जरूरत नहीं थी। उसकी आंखें उसकी आंखों पर जमी रहीं, ठंडी और चुभती हुई। तुम झूठ बोल रही हो। लीला सिहर उठी। तुम्हारे पिता ने इनकार करने की जहमत भी नहीं उठाई, कबीर ने बर्फ जैसी आवाज में कहा। उन्हें लगा कि तुमने खुद मुझे बताया होगा। वो थोड़ा सा झुक गया। उसकी निगाहें अटल थी। और फिर भी किसी तरह तुम ही हो जो अभी भी दिखावा करने की कोशिश कर रही हो। उसकी आंखों में घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उसने गलती की थी। उसे अभी अभी एहसास हुआ। उसे झूठ क्यों बोलना पड़ा? क्या वो नहीं देख पा रही थी कि इस कबीर में कुछ बहुत ही अलग था? क्या वो ये पहले से नहीं जानती थी? क्या वो नहीं जानती थी कि वो उसकी बातों में वैसे नहीं आएगा जैसे वो अक्सर आता था? उसके पिता ने उसे एक ही हिदायत दी थी, इसे ठीक कर लो, इसे और खराब मत करो। लेकिन अब उसने ठीक वैसा ही किया था। नहीं, नहीं, कबीर, मुझसे गलती हो गई। प्लीज, मुझे समझाने दो। नहीं। उसकी आवाज उसके शब्दों को ब्लेड की तरह चीर गई। मैं अब तक मूर्ख बना रहा, ये सोचकर कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसने सिर हिलाते हुए कहा। फिर मन ही मन उसने कहा, और मैं तो और भी लंबे समय तक मूर्ख बना रहा, असल में 10 साल तक। फिर उसने तेजी से सांस छोड़ते हुए सीधा होकर कहा,
अब ऐसा नहीं होगा। कबीर, ये खत्म हो गया। लीला, उसके स्वर की अंतिमता ने उसके फेफड़ों से सांस छीन ली। उसने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। आधिकारिक तौर पर आप और मैं खत्म हो गए हैं। वो उसे घूर रही थी। हिल नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी। कबीर, मुझसे ब्रेकअप? उसने हमेशा सोचा था कि अगर किसी से ब्रेकअप होगा तो वो उससे ब्रेकअप करेगी। और सभी यही सोचते थे, मुख्यतः क्योंकि वे सभी मानते थे कि वो उसके स्तर से बहुत दूर है। और फिर भी वही उससे ब्रेकअप कर रहा था। वो कितना बदल गया था। पॉलिश किए हुए फर्श पर एडियों की तेज आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। जब रियल एस्टेट एजेंट वापस लौटा, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। दस्तावेज तैयार है, सर, उसने उसके बगल में कदम रखते हुए कहा। क्या अब हम निरीक्षण के लिए प्रॉपर्टी पर चलें? लीला का सिर उस महिला की ओर झुका। आंखें सिकुड़ गई। प्रॉपर्टी? उसने कबीर की ओर देखा, जिसका भाव समझ में नहीं आ रहा था। कबीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने आ भरी। फिर उसने आखिरी बार उसकी नजरों से नजरें मिलाई। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, लीला। और ये कहकर वो आगे बढ़ता रहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रियल एस्टेट एजेंट उसके पीछे पीछे चल रहा था। बस एक बार पीछे मुड़कर देखने के बाद वे दोनों दालान में गायब हो गए। लीला वही जमी रही, उसके पीछे हटते हुए रूप को देखती रही। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसका दिल सीने में धड़क रहा था। फिर धीरे से फुसफुसाते हुए उसने बुदबुदाया, तुम गलत हो, कबीर। उसके हाथ उसकी बगलों में भींच गए। तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। वो उसे घूर रही थी। हिल नहीं पा रही थी। कुछ समझ नहीं पा रही थी। कबीर, मुझसे ब्रेकअप? उसने हमेशा सोचा था कि अगर किसी से ब्रेकअप होगा तो वो उससे ब्रेकअप करेगी। और सभी यही सोचते थे, मुख्यतः क्योंकि वे सभी मानते थे कि वो उसके स्तर से बहुत दूर है। और फिर भी वही उससे ब्रेकअप कर रहा था। वो कितना बदल गया था। पॉलिश किए हुए फर्श पर एडियों की तेज आवाज ने उसे विचारों से बाहर निकाला। जब रियल एस्टेट एजेंट वापस लौटा, उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी। दस्तावेज तैयार है, सर, उसने उसके बगल में कदम रखते हुए कहा। क्या अब हम निरीक्षण के लिए प्रॉपर्टी पर चलें? लीला का सिर उस महिला की ओर झुका। आंखें सिकुड़ गई। प्रॉपर्टी? उसने कबीर की ओर देखा, जिसका भाव समझ में नहीं आ रहा था। कबीर, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने आ भरी। फिर उसने आखिरी बार उसकी नजरों से नजरें मिलाई। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता, लीला। और ये कहकर वो आगे बढ़ता रहा और दरवाजे की ओर बढ़ गया। रियल एस्टेट एजेंट उसके पीछे पीछे चल रहा था। बस एक बार पीछे मुड़कर देखने के बाद वे दोनों दालान में गायब हो गए। लीला वही जमी रही, उसके पीछे हटते हुए रूप को देखती रही। उसकी उंगलियां थोड़ी कांप रही थी। उसका दिल धड़क रहा था। फिर धीरे से फुसफुसाहट से थोड़ा ऊपर वो बुदबुदाई, तुम गलत हो, कबीर। उसके हाथ उसकी बगल में भींचे हुए थे। तुम गलत हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। कबीर वाधवा रियल्टी के चिकने कांच के पैनल वाले प्रवेश द्वार से बाहर निकला। एस्टेट एजेंट उसके साथ उसकी चाल से कदम मिला रहा था। दोपहर का ढलता सूरज शहर पर सुनहरी छटा बिखेर रहा था। ऊंची ऊंची इमारतों से छनकर आ रहा था और गुजरती कारों से परावर्तित हो रहा था। बोलने से पहले उसने उसे एक नजर देखा। मैं अपने साथ कोई निजी गाड़ी नहीं लाया था, उसने अपनी कमीज का कफ ठीक करते हुए कहा। क्या आप लोग ऑफर करते हैं? उसकी बात पूरी होने से पहले ही इंजन की गहरी गड़गड़ाहट ने उसका ध्यान खींचा। एक काली कैडिलैक एस्केलेड सामने आई। कबीर उसे देखकर दंग रह गया। उसे याद आया कि इस साल कैडिलैक वाकई बहुत सम्मानित कारें थी। ये एक प्रभावशाली गाड़ी थी, बड़ी, बोल्ड
और आलीशान चौड़ी क्रोम ग्रिल वाली, जिसने आसपास और दूर से भी सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। रंगीन खिड़कियां इसे विशिष्टता का एहसास देती थी, जबकि 22 इंच के अलॉय व्हील फुटपाथ पर आराम से रुकते थे। एलईडी हेडलाइट्स बंद होने से पहले कुछ देर टिमटिमाती रहीं, जिससे कार की शानदार आभा कुछ देर के लिए फीकी पड़ गई। कबीर का पेटूपन बढ़ गया। शायद मुझे एक कार के बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। एस्टेट एजेंट ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराई। वाकई, हम विशेष परिवहन सेवाएं प्रदान करते हैं, उसने कार की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसे ही ड्राइवर बाहर निकला और दरवाजा खोला। ये गाड़ी कंपनी ने मुहैया कराई है। आपको पूरी सुविधा के साथ सीधे प्रॉपर्टी तक पहुंचाया जाएगा। कबीर ने अंदर कदम रखने से पहले सहमति में सिर हिलाया। अंदर से बढ़िया चमड़े और पॉलिश की हुई लकड़ी की खुशबू आ रही थी। केबिन विशाल और आराम और अधिकार दोनों के लिए डिजाइन किया गया था। प्रीमियम काले चमड़े से सिली हुई सीटें उसके शरीर के आकार के अनुसार ढली हुई थी। जैसे ही वो बैठा, उसके सामने एजेंट ने अपनी सीट ली। अपनी टांगे बड़े करीने से क्रॉस करके उसके चेहरे पर संयम और सूक्ष्मता से अवलोकन का भाव था। ड्राइवर, एक बूढ़ा आदमी जिसने साफ काली वर्दी पहनी हुई थी, अपनी सीट पर मुड़ा। शुभ दोपहर महोदय, मैं आपको धनराजपुर के सबसे लोकप्रिय अमीर रास्ते पर ले जाऊंगा। ग्रीन बेबी। कबीर ने स्वीकृति में अपना सिर थोड़ा झुकाया। चलो चलें। कार चल पड़ी और सड़कों पर चलने लगी। रंगीन खिड़कियों के पीछे से खूबसूरत शहर धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कबीर ने धीरे से सांस छोड़ी। उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से टैप कर रही थी। पूरे रास्ते उसने उसके बारे में सोचने की कोशिश नहीं की, लीला, लेकिन चाहे उसने कितना भी कोशिश की हो, यादें अचानक सामने आ जाती थी। 10 साल से ज्यादा साथ उन्होंने उसके साथ बहुत कुछ किया था, सिर्फ प्रेमी के रूप में नहीं, बल्कि दोस्त के रूप में भी। और फिर भी अब सब कुछ बेमानी था। तेजस चंद्र सुझाया भारतीय नाम की गोद में लेटी उसकी याद के कारण अब वो सब खत्म हो गया था। उफ, उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वो याद बनी रही। वो जलती थी और दर्द देती थी, बहुत ज्यादा। वो खुद को उसे कभी माफ नहीं कर सकता था, कभी नहीं। शुक्र है कि कैडिलैक की सुचारू सवारी और इंजन की धीमी गूंज ने उसके विचारों को धीमा कर दिया, क्योंकि बाहर का नजारा बदलने लगा था। जल्द ही ऊंची इमारतों की जगह शहर के एक शांत, ज्यादा समृद्ध हिस्से ने ले ली। आगे सड़क चौड़ी और साफ सुथरी थी, चिकने डामर से पक्की, ऊंचे ऊंचे ओक के पेड़ों से घिरी हरी भरी छतरियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। इस समृद्ध गली को ग्रीन बेबी कहा जाता था। ग्रीन बेबी एवेन्यू या ग्रीन बेबी एस्टेट नहीं, बस ग्रीन बेबी। शहर की चहल पहल से अलग, यहां सब कुछ शांत, सुंदर और विशिष्ट था। फुटपाथ बेदाग ढंग से बनाए गए बगीचों से सजे थे, जिनमें गुलाब की झाड़ियां, छंटी हुई झाड़ियां और अलंकृत स्ट्रीट लैंप लगे थे। आगे बढ़ते हुए लुढ़कती पहाड़ियां एक मनोरम पृष्ठभूमि प्रदान करती थी, जो पड़ोस के एकांत को और बढ़ा रही थी। इलाके में बिखरे कुछ घर भव्य एस्टेट थे, हर एक अनोखा डिजाइन, एक दूसरे से काफी दूर, निजता और विलासिता पर जोर देते हुए। एस्टेट एजेंट ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए बात की। ग्रीन बेबी शहर में सबसे ज्यादा मांग वाली जगहों में से एक है, उसने कहा। उसकी आवाज में आखिरकार एक ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास आ गया जो बेचना जानता हो। मुझे कहना होगा कि आपकी नजर बहुत अच्छी है, सर। इस संपत्ति को जल्दी से चुनिए। कुछ सालों में यहां संपत्ति खरीदना और भी महंगा हो जाएगा, उसने आगे कहा। यहां हर संपत्ति खास तौर पर बनाई गई है, और ये पड़ोस खुद कुछ सबसे प्रभावशाली हस्तियों का घर है। सीईओ, उद्यमी, यहां तक कि कुछ मशहूर हस्तियां भी। जब वे एक शानदार विक्टोरियन शैली की हवेली के पास से गुजरे, जिसके लोहे के दरवाजे आईवी से सजे थे,
तो उसने बाहर की ओर इशारा किया। आप मशहूर आशा मल्होत्रा सुझाया गया भारतीय नाम को जानते होंगे। वो उस खूबसूरत हवेली में रहती है। हालांकि उन्हें अपनी निजता पसंद है। उनकी तरह यहां की हर संपत्ति गोपनीयता और सुरक्षा के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें उच्च स्तरीय निगरानी और गेटेड पहुंच है। और तो और निवेश की अपार संभावनाएं हैं। जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि आप जानते हैं, इस इलाके की संपत्ति की कीमतें अगले 5 सालों में बढ़ने वाली है। कबीर ने ध्यान से सुना और जल्द ही कार धीमी हो गई। ड्राइवर एक निजी ड्राइववे पर रुका, जो करीने से सजाए गए पत्थरों से बना था और एक शानदार घर की ओर जाता था। कबीर ने हाथ जोड़े, कमरे से नजरें हटाईं और उसकी तरफ देखा। मेरे पास भेजने के लिए $5 लाख बाकी है ना? एजेंट, जो बस एक कदम पास खड़ा था, ने प्रसन्न मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हां, ये सही है। वो एक पल के लिए झिझकी, फिर अपनी टांगों को मोहक ढंग से हिलाते हुए और सिर को शर्मीले ढंग से झुकाते हुए और भी पास आ गई। लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी अगर आप एजेंट के लिए परफॉर्मेंस ग्रेच्युटी छोड़ जाए। कबीर की नजरें भावहीन रहीं और वो उसकी तरफ देखता रहा। उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो बखूबी जानता था कि परफॉर्मेंस ग्रेच्युटी का क्या मतलब होता है। ये असल में उसके जैसे मेहनती कर्मचारियों के लिए एक टिप होती थी। टिप छोड़ने का मतलब आमतौर पर यह होता था कि कर्मचारी ने अपना काम क्लाइंट की पूरी संतुष्टि के साथ किया है। एजेंट थोड़ा झुकी, उसकी आवाज थोड़ी धीमी थी ताकि इशारा सा लगे। मैं वादा करती हूं कि मैं आपके समय के लायक बना दूंगी। कबीर ने अपनी भौहें उठाई। उसके आगे बढ़ने पर टस से मस नहीं हुआ। उसने आह भरी, अपने बालों को कान के पीछे करते हुए उसकी तरफ देखा। देखो, उसने कहा। उसका स्वर थोड़ा और गंभीरता से बदल गया। मुझे इस बिक्री की सचमुच जरूरत है, और अगर तुम मुझे अच्छी परफॉर्मेंस ग्रेच्युटी दोगे तो इससे मेरा सेल्स स्कोर बढ़ जाएगा और मुझे आखिरकार वेतन वृद्धि मिल सकती है। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी भौहें झुककर विनती भरी हुई थी। हम रियल एस्टेट एजेंटों के लिए यह वाकई मुश्किल है। कबीर उसे देर तक घूरता रहा, सोचता रहा। उसका पहला विचार मना करने का था। उस पर उसका कोई कर्ज नहीं था। लेकिन तभी एक और विचार मन में आया। मना क्यों? वो अब अकेला था। वो एक आजाद आदमी था, और अगर वो सच कह रहा था तो उसे किसी औरत के साथ हुए काफी समय हो गया था। किसी भी औरत के साथ। धीरे धीरे उसने सांस छोड़ी, अपना सिर थोड़ा झुकाया। अगर मैं तुम्हें परफॉर्मेंस ग्रेच्युटी दे रही हूं तो इसकी वजह यह होगी कि तुमने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है। एजेंट के होंठ सिकुड़कर भौहें सिकोड़ गए। तभी कबीर की नजरें उसकी नजरों से मिली। फिर वो आगे बढ़ा, जिससे वो हैरानी से पीछे हट गई। अगर मैं तुम्हारे साथ सेक्स करूं? उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूं। जब उसने उसकी नीली आंखों में देखा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। रियल एस्टेट एजेंट मुस्कुराया। एस्टेट एजेंट ने कबीर को अपने बेडरूम में किंग साइज बेड का एक बेहतरीन टेस्ट देने का फैसला किया था। वे सीढ़ियों पर पूरी उड़ान के दौरान एक दूसरे को चूमते रहे। कई बार कबीर के होंठों के उसके होंठों को चूमने के स्नेही और मजबूत प्रभाव में वो लगभग फिसल ही गई थी। उसके जैसे जवान आदमी के लिए वो एक अद्भुत चुंबन करने वाला था। फिर उसने उसे उठाया और बेडरूम में ले जाकर अपनी ताकत दिखाई। एजेंट खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उससे उम्र में बड़ा होने के कारण वो उसे अपनी मर्जी से छेड़छाड़ नहीं करने दे सकती थी। इससे वो कमजोर और शर्मीली हो गई, जिससे उसके गालों पर लाली आ गई। इसलिए उसे खुद पर नियंत्रण रखना पड़ा। जब वे अंदर पहुंचे और उसने उसे नीचे उतारा, होंठ अभी भी आपस में जुड़े हुए थे। जीभें सहला रही थी, उंगलियां छू रही थी। वंदना ने बिना समय गवाए उसने उसे धीरे से बिस्तर पर धकेल दिया, उस पर पैर रखकर। आप थोड़े तनाव में हैं, सर, उसने फुसफुसाते हुए कहा।
उसके हाथ उसके बालों में फिर रहे थे। आप अपनी सारी भड़ास मुझ पर निकालने की सोच रहे हैं, है ना? कबीर ने बिखरे बालों से उसकी ओर देखा। उसकी आंखें ढकी हुई थी। उसकी सांसें भारी और उत्तेजित थी। चलो थोड़ा आराम करते हैं, उसने एक मोहक मुस्कान के साथ फुसफुसाया। धीरे धीरे उसने अपना ब्लेजर और फिर अपनी शर्ट उतार दी। फिर उसकी स्कर्ट उतर गई और उसने अपनी पूरी खूबसूरती उसके सामने प्रकट कर दी। हे भगवान! कबीर की सांसें तेज हो गई। उसने काले रंग की तितली थीम वाली बांसुरी पहनी हुई थी। ब्रा के कप पंख थे और थोंग एक पूरी तितली थी जो उसकी कसी हुई पतली कमर पर अपने पंख फैला रही थी। वो उसके लिए घूम गई, उसे दिखाते हुए कि बाकी हिस्सा एक जी स्ट्रिंग है जो उसके कूल्हों और नितंबों के उभार को पूरी तरह से उभार रही थी। कबीर ने घूंट भरी। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसे बहुत समय से ऐसी दावत नहीं मिली थी और उसे बहुत भूख लगी थी। एजेंट उसके पास झुक गई। पहले उसने उसके होंठों से शुरुआत की। उसका मुंह एक बार फिर उसके होंठों से सटा। उसकी जीभ उसे तलाश रही थी। कबीर ने धैर्य रखने का फैसला किया। यहां ताकत उसी के पास थी। वो सेवा का हकदार था। वो अलग हो गई। उसके होंठ उसकी गर्दन पर लिपट गए, निबन सुरी और चाटने लगे। तुम्हारा कोलोन, वो बुदबुदाई। ओह, तुम्हारा स्वाद बहुत अच्छा है। कबीर ने गहरी सांस ली। वो नीचे उतरती रही और चलते चलते उसकी कमीज के बटन खोलती रही। उसने उसके निप्पल को मुंह में लिया और अपनी जीभ उस पर फिराई। कबीर की सांस फूल गई। उसके कूल्हे बिस्तर से ऊपर उठ गए। उसकी प्रतिक्रिया देखकर वो हंसी और नीचे सरकते हुए उसकी पैंट के बटन खोल दिए। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें वासना से भरी थी। अरे वाह, तुम तो बड़े लड़के हो ना? उसने उसके बॉक्सर के ऊपर से उसे सहलाते हुए कहा। कबीर करा उठा। उसका लंड पहले से ही कड़ा और तैयार था। जब तुम कराहते हो तो बहुत हॉट लगते हो। उसने अपना हाथ उसके बॉक्सर के अंदर डाल दिया और अपनी उंगलियां उसकी लंबाई के चारों ओर लपेट ली। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी गर्म मुलायम हथेली से उसके सख्त होते लंड को थाम लिया। फिर वो उसे सहलाने लगी। धीरे धीरे, धीरे से, बीच बीच में अपने अंगूठे से उसके सिर पर गोल गोल घुमाती। फिर वो उसे सहलाने लगी। धीरे धीरे, धीरे से, बीच बीच में अपने अंगूठे से सिर पर गोल गोल घुमाती हुई। कबीर की सांसें अटक गई। उसकी आंखें अभी भी आनंद से बंद थी। वाह, वो कराह उठा। वो मुस्कुराई, अपना हाथ तेजी से हिलाते हुए। मैं देख सकती हूं कि तुम्हें यह पसंद है। मैं जो भी करती हूं उसमें पूरी लगन से काम करती हूं। काम हो या आनंद, मैं हमेशा दूसरे व्यक्ति को संतुष्ट करने का ध्यान रखती हूं। अपनी आंखें उसकी आंखों से मिलाए। वो नीचे झुकी और अपनी जीभ से उसके लंड के सिरे को चाटने लगी। कबीर ने अपने कूल्हे हिलाए। उसके होंठों से एक और धीमी कराह निकली। क्या वो इतनी अच्छी है या मुझे सेक्स किए हुए बहुत समय हो गया है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने उसे अपने मुंह में ले लिया। उसके होंठ उसके लंड के चारों ओर लिपटे हुए थे। कबीर झड़ना चाहता था, लेकिन उसने अपने कूल्हों को नीचे दबा रखा था। उसका मुंह उल्टी नली जैसा था। उसने उसे गहराई से चूसा। उसका सिर ऊपर नीचे हिल रहा था। उसके हाथ उसके बालों में फंस गए और जब हरकत तेज हो गई तो उसने धीरे से अपने कूल्हों को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। फीबन सूरी ने अपने अंडकोशों में जोश भरते हुए उसका सिर दूर खींच लिया। उसके लालची होंठों से एक चटक सी आवाज निकली और उसका धंधा उसके मुंह से निकल गया। उसने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी और उसने अपने होंठों को अपने हाथ के पिछले हिस्से से साफ किया। मैं लगभग बहक ही गई थी। अच्छा हुआ तुमने ऐसा किया। कबीर ने भूख से भरी ठंडी निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसका दिल धड़क रहा था। ये लड़की, बिस्तर पर चढ़ जाओ।
उसने कहा। उसने उसके साथ खिलवाड़ किया। कबीर ने तुरंत उसके कंधों को पकड़ा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, घूमा और उसे बिस्तर पर गिरा दिया। जब उसने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी और घबराहट से बड़ी हो गई थी। उसने नजरें फेर ली, उसके गाल लाल हो गए। मुझे ऐसे मत देखो, उसने कहा। कबीर को अचानक कुछ महसूस हुआ। उसका गीलापन, उसका लंड सीधे उसकी थोंग के कपड़े के ऊपर था और वो महसूस कर सकता था कि वो कितनी गीली थी। उसका रस उसकी पैंटी में से भीग रहा था। वो उससे निकलती गर्मी को भी महसूस कर सकता था। उसकी नजर एक बार फिर उसकी ओर उठी और उसने घबराहट में अपना चेहरा फिर से छिपा लिया। एक पल वो बहुत ज्यादा आगे की ओर देखती है और अगले ही पल वो शर्मीली हो जाती है। मुझे नहीं पता कि मुझे ये इतना आकर्षक क्यों लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बाइपोलर औरतें मुझे पसंद आएंगी। उसकी शर्मिंदगी की परवाह किए बिना उसने अपना चेहरा नीचे किया और उसे फिर से चूमा। फिर उसकी उंगलियां उसकी तितली जैसी पैंटी को हटाकर उसकी गुफा में घुस गई। एजेंट उसके मुंह में कराह उठी, अपने कूल्हों को उसके हाथ से सटाते हुए। कबीर ने एक और उंगली उसके अंदर डाली, फिर एक और। उसने धीरे धीरे उसे उंगलियों से चोदा। उसका अंगूठा अभी भी उसकी क्लिट को रगड़ रहा था। वंदना की सांसें छोटी छोटी उंगलियों में चल रही थी। उसका शरीर तनाव में था। हे भगवान, साहब, वो हाफते हुए बोली। रुको मत। कबीर ने उसके मुंह पर सांस ली और जोर जोर से उसे सहलाने लगा। जब उसकी टांगे बेकाबू होकर कांपने लगी तो उसने अपनी उंगलियां बाहर निकाली और उसे पानी से बाहर निकली मछली की तरह छटपटाते और तड़पते देखा। कबीर ने अपने गीले हाथों को आश्चर्य से देखा। मैं इसमें इतना अच्छा कब से हो गया? अचानक उसने अपने धंधे के चारों ओर कुछ गर्म और जाना पहचाना सा लिपटा हुआ महसूस किया। कबीर ने नीचे देखा। उसकी हथेली भूख से उसके धंधे को पकड़े हुए थी। उसने उसे उसके चेहरे पर देखा और उसके चेहरे पर एक विनती भरा भाव था। उसकी आंखें पूरी तरह गीली और विनती भरी थी। वो चाहती थी कि वो उसे चोदे। कबीर ने उसे अपने धंधे को उसके प्रवेश द्वार तक ले जाने दिया। फिर उसने उसके अंदर धकेला और दोनों उफ इस तरह की तारीफें मानो ऊर्जा का स्रोत थी। और कबीर जितना ज्यादा बोलती उसे और जोर से चोदता। वो बहुत कसी हुई, बहुत गीली थी। जब वो अंदर बाहर होता तो वो आसान, मुलायम और मुलायम होता। इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी पोजीशन बदल ली। कबीर ने एजेंट को अपने ऊपर लिटा लिया और फिर वो रिवर्स काउगल की मुद्रा में उसके ऊपर सवार हो गई। सहारे के लिए उसके हाथ उसकी जांघों पर थे। वो इसमें बहुत अच्छी थी। उसने उसकी ब्रा को उसके स्तनों से अलग कर दिया ताकि वो उछलते हुए उसे देख सके। वो अपने कूल्हों को धीरे धीरे गोल गोल घुमा रही थी। उसकी गुफा उसके लंड को कसकर जकड़े हुए थी। कबीर ने हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां उसकी क्लिट पर पहुंच गई। उसने उसकी हरकतों के साथ उसे रगड़ा और साथ ही हर धक्के के साथ उसका लंड उसके जी स्पॉट पर लग रहा था। उन्होंने एक के बाद एक पोजीशन बदली और हर बार एजेंट की कराहे कमरे में गूंज रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। और गहरा, सर, उसने विनती की। और गहरा। कबीर ने उसकी बात मान ली। उसका धंधा उसके अंदर और गहराई तक उतर गया। वो चीख पड़ी। उसका शरीर ऐंठ रहा था। आप मेरे अंदर बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, सर। आपको इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वो हाफते हुए बोली। ओह, ओह, आप मुझे झड़ने पर मजबूर कर देंगे। कबीर ने महसूस किया कि उसकी गुफा उसके धंधे पर कस गई है। उसका रस उस पर बह रहा है। वो कराह उठा। उसका अपना चरम सुख उसे जोर से छू रहा था। जल्दी से उसने अपना धंधा उसकी गहराई से बाहर निकाला और उसके पेट पर रख दिया। वो उसके पूरे पेट पर झड़ गया। उसका शरीर छूटते ही तीव्रता से कांप रहा था।
कबीर बिस्तर पर गिर पड़ा, जबकि एजेंट वही लेटी रही, खुद को एक गेंद की तरह सिकोड़ रही थी, क्योंकि चरम सुख के आखिरी कुछ झटके उसके अंदर गूंज रहे थे। उनकी सांसें भारी और कठिन थी, लेकिन फिर भी सुखद थी। कुछ सेकंड के लिए वे ऐसे ही रहे, चुप, भारी सांसें लेते हुए। कबीर ने सीबन सुरी की तरफ देखा, सोच रहा था कि क्या सेक्स हमेशा से इतना ही शानदार था, या इस रियल एस्टेट एजेंट के पास अब तक की सबसे बड़ी गुफा है। ये पूरी तरह से इसके लायक था। उसने आराम से बिस्तर पर दोनों हाथ फैला दिए। उसकी छाती ऊपर उठ गई और उसकी सांसें फूल गई। सेक्स कितना मुक्तिदायक हो सकता है, मन को शांत करने और तनाव से मुक्ति पाने का एक अद्भुत तरीका। उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ गई। उसका मन क्षण भर के लिए शांत हो गया। एक दुर्लभ राहत का एहसास उसके अंदर दौड़ गया, जिससे वो फिर से तरोताजा हो गया, मानो उसके भीतर कुछ फिर से स्थापित हो गया हो। उसके बगल में एजेंट भी उतनी ही तेज सांसें ले रही थी। उसका शरीर आधा उसकी ओर मुड़ा हुआ था, आंखों में संतुष्टि थी। वो उसे स्नेह भरी निगाहों से देख रही थी जब वो सीबन सुरी को घूर रहा था। जब उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उसकी तरफ देखा, तो उसने अपने बालों को ठीक करते हुए दूसरी तरफ देख लिया। अरे, बोलते हुए उसने फिर से अपनी नजरें सीबन सुरी पर घुमाई। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वो एक बार फिर उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। ये वंदना है। कबीर ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है, वंदना। वो आगे की ओर बैठ गया और जमीन पर पड़ी अपनी पतलून से फोन निकाला। कॉन्ट्रैक्ट ले आओ, मुझे साइन करने दो। उसके अचानक बदले व्यवहार से वंदना की भौहें थोड़ी देर के लिए आश्चर्य से उठ गई, लेकिन उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ उसे तुरंत शांत कर दिया। सीधे काम पर, है ना? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां पहले से ही फोन के बटनों पर टैप कर रही थी। एक सेकंड बाद उसने भेजे बटन दबा दिया। लेन देन पूरा हुआ। वंदना ने अपना ऑफिस का फोन निकाला और लेन देन के आने का इंतजार करने लगी। जब वो आया तो उसने अपनी नजरें नोटिफिकेशन पर गड़ा दी। 5 लाख। फिर अतिरिक्त राशि देखकर उसकी सांस अटक गई। रुको, तुमने जोड़ा। $5,000 की ग्रेच्युटी काफी होगी, मुझे लगता है। वंदना की आंखें चौड़ी हो गई। उसके होंठ बोलने के लिए खुले, लेकिन अविश्वास से खुले रह गए। $5,000 $10 लाख के कुल वेतन का 0.5% था। यह ज्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन परफॉर्मेंस ग्रेच्युटी के लिए सामान्य और सलाह दी गई राशि 0.1% थी। 0.5 एक बड़ी छलांग थी। ज्यादातर एजेंट अतिरिक्त वेतन में जितना पाने का सपना भी नहीं देख सकते। हाँ, होगा। वो उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा सिर्फ प्रशंसा से बढ़कर कुछ और हो गया। शुक्रिया। सच में कुछ भी नहीं। मुझे लगता है कि आज मैं काफी उदार हूं, उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा। फिर उसने उसे लंबे और गहरे तक घूरा। उसकी आंखों में गहरी भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। कबीर ने उसे पकड़ लिया। उसकी तीखी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। दस्तावेज, उसने उसे याद दिलाते हुए उसे वर्तमान में वापस ला दिया। ओह, ठीक है। वंदना ने जल्दी से अपना बैग उठाया और अनुबंध निकाला। कबीर ने उसे लिया, विवरण देखा और फिर सिस्टम के विश्लेषण का इंतजार करने लगा। अनुबंध स्कैन हो रहा है। वैधता की पुष्टि हुई। कोई धोखाधड़ी नहीं पाई गई। वाह! उसने पेन लिया और खरीदार के नाम पर आवंटित जगह पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रमिला सिन्हा। फिर कबीर ने उसे अनुबंध दिया और खड़ा हो गया। वंदना ने भौहें चढ़ा ली और उसे पढ़ने के लिए झुकी। रुको, तुमने किसी और नाम से हस्ताक्षर किए हैं? उसका लहजा मजाकिया था। प्रमिला सिन्हा? क्या वो कोई पारिवारिक सदस्य है या कोई रोमांटिक पार्टनर? कबीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारा नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते? उसने जोर देकर कहा और खड़ी हो गई। मिस्टर डकलिंग,
तुम्हारा बैंक खाता भी एक छद्म नाम से है। मुझे नहीं पता कि हम किसी अनाम क्लाइंट के साथ काम कर सकते हैं या नहीं। क्या तुम सच में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहे हो? कबीर सीधा हुआ और पेन अपनी जेब में रख लिया और अपनी कमीज के बटन वापस लगा लिए। ये मेरी मां का नाम है, उसने सहज भाव से कहा। वंदना ने पलकें झपकाई। तुम्हारी मां? उसने अपना सिर झुकाया, उसे एहसास हुआ। तो ये घर उनके लिए है? कबीर ने अपनी आस्तीनें सीधी की। उसकी हरकतें सहज थी। तुम ऐसा कह सकते हो? वंदना चुपचाप उसे देखती रही। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे। ये आदमी कौन है? पहले तो उसने सोचा कि ये खरीदारी बस एक और फिजूल खर्ची है। एक जवान अमीर आदमी के लिए कोई आलीशान घर जो अपनी दौलत का दिखावा करना चाहता है। लेकिन ये एक बेटा अपनी उम्र में अपनी मां के लिए करोड़ों डॉलर का घर खरीद रहा है। ऐसा तो वो रोज नहीं देखती थी। वो कितना अमीर था? इतना अमीर जरूर कि सिर्फ अपनी मां के लिए ऐसा घर खरीद सके। अगर वो अपनी मां जैसी औरत का इस तरह ख्याल रख सकता है तो अपनी गर्लफ्रेंड जैसी औरत के साथ कैसा व्यवहार करेगा? इससे पहले कि वंदना कुछ और सोच पाती, कबीर उसकी ओर मुड़ा। क्या मुझे दस्तावेज की मेरी कॉपी मिल सकती है? वो अचानक अपनी हैरानी से बाहर आई। ओह हाँ, लीजिए। उसने उसे दे दिया। बधाई हो महोदय, उसने अपने पेशेवर लहजे में सहजता से कहा। अब आप धनराजपुर नंबर 100 सैल्स वाली प्रॉपर्टी के मालिक हैं। कबीर ने सिस्टम द्वारा स्कैन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को सावधानी से अपनी जगह पर रखा। कॉन्ट्रैक्ट का मूल्यांकन किया गया। डिजिटल अप्राप्य कॉपी सिस्टम की मेमोरी में स्टोर कर दी गई है। फिर उसने वंदना को धन्यवाद कहा और बिस्तर के पास रखी अलमारी की मेज पर चला गया। एक दराज खोलकर कॉन्ट्रैक्ट को अंदर रख दिया और फिर दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वो मुड़ा और दरवाजे की ओर बढ़ा, वंदना हिचकिचाई और उसका रास्ता रोक दिया। रुको। कबीर रुक गया, पर पलटा नहीं। क्या? उसका चेहरा उतरा हुआ था, जबकि उसने दस्तावेज अपने स्तनों के पास हाथ में पकड़े हुए थे। घबराहट में निगलने के बाद उसने हिम्मत करके पूछा, वो औरत जिससे तुम एस्टेट मुख्यालय में बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी? कबीर ने उसकी तरफ भौहें चढ़ाई। नहीं, उसकी आवाज दृढ़ थी। अगर तुम्हें जानना ही है तो अब हमारा ब्रेकअप हो चुका है। वंदना के गाल गुलाबी हो गए। उसने अपने बालों को कंधे पर फेरते हुए अपना रुख बदला। तो तुम सिंगल हो? उसने कुछ ज्यादा ही उत्साह से पूछा। कबीर ने उसे देखा। उसे पहले से ही समझ आ रहा था कि मामला क्या होने वाला है। उसने हल्की सांस छोड़ी। हां, उसने ठंडी स्थिर आवाज में जवाब दिया, और मैं कुछ समय तक ऐसे ही रहने की योजना बना रहा हूं। वंदना के आशा भरे चेहरे पर थोड़ी सी फीकी पड़ गई। कबीर ने आगे कहा, यह बहुत अच्छा था वंदना, लेकिन हमारा रिश्ता शायद यही खत्म हो जाएगा। वो इतनी बेपरवाही से बोला, मानो गर्लफ्रेंड बनाने के ख्याल से ही बोर हो गया हो। जब तक मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत न पड़ जाए। वंदना ये सुनकर झेम गई। क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? तुम्हारी सेवाओं के लिए शुक्रिया। उसका लहजा अंतिम था। वंदना ने अपनी आवाज को संभालते हुए गहरी सांस ली। उसे अभी अभी बुरी तरह से ठुकरा दिया गया था। ये एक दुर्लभ घटना थी, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जो उससे उम्र में छोटा हो। लेकिन मिस्टर डकलिंग एक अलग ही इंसान थे, और वो ये जानती थी। अपनी दौलत के साथ उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसे ठुकराना असंभव नहीं था, चाहे उसकी उम्र कुछ भी हो। आहत होकर उसने उदास होकर अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कहा, क्या तुम्हें शहर लौटने के लिए गाड़ी चाहिए? कबीर ने अपना सिर हिलाया। नहीं, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर अपने नए घर में घूमना चाहता हूं। वंदना ने अपने होंठ भींच लिए, सिर हिलाया। ठीक है। अब उसकी आवाज धीमी हो गई थी। अलविदा। फिर वो मुड़ी और बाहर इंतजार कर रही गाड़ी की तरफ चल पड़ी। कबीर सीढ़ियों से ऊपर गया और उसे कैडिलैक में बैठते देखा।
इंजन जोर से बज उठा, कार ड्राइववे से नीचे उतरी, दरवाजों से गुजरी और आखिरकार दूर कहीं गायब हो गई। कबीर वही खड़ा रहा जहां वो खड़ा था, अपनी नई संपत्ति की बालकनी पर। शाम की ठंडी हवा बह रही थी, उसकी कमीज के कॉलर को झंकृत कर रही थी। उसने धीमी सांस ली और उस संपत्ति के विशाल विस्तार को निहारा जो अब उसके नाम पर थी। सामने का लॉन हरा भरा और संवारा हुआ था और आसपास का नजारा शांत था। वो मुड़ा और वापस अंदर चला गया और अपने पीछे भव्य दरवाजा बंद कर लिया। फिर उसने निवेशक प्रणाली को बुलाया। प्रणाली, उसके मन में एक जानी पहचानी घंटी बजी। रेड फेंग लोन चुकाने से पहले क्या मुझे कुछ और करना है? साप्ताहिक खोज, सुपर प्रॉफिट पूरा हो गया है। मासिक खोज, नींव बनाए पूरा होने की राह पर है। मासिक खोज, कोई कर्ज नहीं, कोई तनाव नहीं, निम्नलिखित कर्ज नहीं चुकाए गए हैं। $9,000 का छात्र ऋण, सहकर्मी का $100 का मामूली कर्ज। ये भी ध्यान रखें कि मासिक खोज, कोई कर्ज नहीं, कोई तनाव नहीं, खोज को पूरा करने के लिए रेड फैंग से लिया गया कर्ज भी चुकाना होगा। कबीर ने आह भरी। ठीक है, मुझे लगता है कि एडी को मुझ पर $100 देने हैं। मैं कभी भी पैसे ट्रांसफर कर सकता हूं। लेकिन छात्र ऋण, मुझे उसे भी चुकाना है, लेकिन मैं ट्रांसफर के जरिए नहीं चुका सकता। उसकी सांस अटकी हुई थी। लगता है मुझे एक बार फिर उस वीरान जगह पर वापस जाना होगा। और इसी विचार के साथ उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उन्हें फिर से खोल लिया। उसका मन अब अगले कदम पर जा रहा था। ये थी आज की कहानी, सिर्फ रेड स्टोरी वर्ल्ड पर। और अगर आप असली जिज्ञासु हैं तो टेलीग्राम पर भी जुड़िए। रेड स्टोरी वर्ल्ड सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगली कहानी तक सोच को जिंदा रखिए।